नहीं पा रहे हैं कुछ भी। अब देखो अब आएंगे नोटिफिकेशंस, क्या है अभी देख रहे हैं तुरंत सर उसको, अभी तो लाइव में ही है। कुछ थे बच्चे 670 80 देखो कितना जाता है। और बताओ आकाश और अंबर, कैसे हो? यस 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 ये बढ़िया। आज भी क्लास छुट्टी हो गई क्या? यस सर हैं? आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी, यार थोड़ा जोर से बोलो। यस सर अच्छा, तो हम आज फिर मिल लिए तुमसे, ठीक है। तुमने कहा चलो दिवाली, आज हम निकलना था, मुझे शाम को वैसे भी ट्रेन है, हमने चलो आज क्लास ले लेते तुम लोगों की, फिर जाएंगे घर। तो तुम लोग बताओ, किसना आ गया? यस सर। और ये कहाँ है प्रियांशु? और ये कहाँ है कुणाल? ये रहा सर। ये रहे। और ये कहाँ है सौमिल? तारिक? सौमिल भी नहीं है, तारिक भी नहीं है, कहाँ गए ये सब लोग? कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा, तो बोलते रहो यार, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? CFSE पढ़ा दिया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये सर थोड़ा बहुत बता दीजिए। थोड़ा मैंने वो बताया होगा ना, Eg-T2G स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन को, वीक फील्ड लिगेंड के केस में कैसे भरोगे, यस सर। है ना। फिर हमने तुम्हें निकालने के लिए तरीका बताया था, माइनस कर दो Eg-T2G, बोला था। इसी तरीके से निकाला होगा ना, क्यों? यस सर। तो वो तुम सिंपल, और पी वहां पे क्या होती थी बोलो? पेयरिंग एनर्जी होती थी, यदि याद हो। पेयरिंग एनर्जी किसे यस बोलते सर। थे? जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, उसे क्या बोलते थे? पेयरिंग एनर्जी बोलते थे। यस सर, उसमें भी 2 केस बने थे। दो केस बने, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी और डेल्टा नॉट इज लेस देन पी। लेस देन पी होता था तो क्या होता था? पेयरिंग नहीं होती थी, यस सर। है ना। और ये ग्रेटर देन होता था तो पेयरिंग हो जाती थी। अच्छा एक बात और मुझे सिंपल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कौन सी लिगेंड होती है? स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो। हाई स्पिन हाई वीक। वीक होती है। और यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तब कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। तो यहाँ तक तुमने पढ़ लिया था सारा, ठीक है। चलो EN रूल समझो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलते थे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सर अब बोलो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले बताओगे ना, वो पहले बता दें, जैसा सही यस सर। लगे। उसको थोड़ा बस थोड़ी सी बताना, उसमें तो पीरियोडिक ऑर्डर बताना है, तो थोड़ा रुक जाओ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये देखो, उसमें कुछ करना नहीं है अपने को, वो तो याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे अपन पीरियोडिक ऑर्डर पढ़ते हैं ना फंक्शनल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से उसमें भी पीरियोडिक ऑर्डर है, सिंपल। तो सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। एक्चुअली हर एक कॉम्प्लेक्स जो होता है, जनरली कॉम्प्लेक्स को क्या फॉलो करना चाहिए? EN रूल को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? EN रूल को, ठीक है ना। यदि EN रूल, यदि EN वैल्यू किसके बराबर आ जाए? नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर या एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है बोलो? स्टेबल होता है, और वो मॉलिक्यूल जनरली एग्जिस्ट करता है वो कॉम्प्लेक्स। अब हम EN निकालते कैसे हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो समझना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए होता है आपका सिंपल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर
ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फिर क्या होता है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फिर क्या होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान समझना, माइनस क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऐसे मान लो ये किसके बराबर आना चाहिए बोलो, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे मान लो हमने लिख दिया K4Fe3N6, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है सिंपल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। निकालो, कैसे निकालोगे, हरी अप। कितना आएगा, टेन। वेरी गुड। कितना आ रहा है, 10 आ 10 आ रहा है, वेरी गुड। नियॉन के बराबर लिख लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नियॉन, तो देखो यहाँ पे नियॉन के बराबर आएगा कि क्रिप्टॉन के बराबर आएगा। ये सर 10 तो बहुत कम हो गया। देखो यदि आप इसका कैसे निकालोगे, सबसे पहले बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सेंट्रल मेटल एटम का पहले। हरी अप। +2। +2 आएगा। +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 6 हो गया। अब जब एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है, 26। 26 प्लस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, 2 इंटू 6। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 बोलो, -2। -2 कितना हो गया, 36 आया ना, 36 क्रिप्टॉन के बराबर आ रहा है ना। अब निकाल लोगे, चलो Yes, और sir. निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, K3Fe3N6, इसमें निकालो कितना आएगा, तो 35 आ जाएगा। 35 वेरी गुड, आ जाएगा 35। तो अब तुम निकाल लोगे, कैसे निकालोगे इसमें भी देखो, इसमें आएगा तुम्हारा सिंपल 26 +2 इंटू 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3, सिंपल ये आ जाएगा आपका 35। चलो और क्वेश्चन करो, हरी अप। सर 35 कौन सी नॉर्मल गैस है? हाँ। बेटा नोबल गैस में नहीं आ रहा ना, लीस्ट स्टेबल हो ब्रोमीन है। ना, समझ रहे हो? आप EN रूल निकलवा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपको और देता हूँ क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको दे दिया CO, और सर ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। नहीं एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जनरली स्टेबल कम होंगे। जब लीस्ट स्टेबल होंगे तो एग्जिस्टेंस क्या होगी, उससे कम बनेगी। क्या बनेगी बोलो, आपको पता ना स्टेबिलिटी वाला टिकता है, यहाँ पे करो, इसका निकालो 36 NiCO4, इसका करो K2PtCl4, इसका करो ZnNS3 का होल 4 Cl2, इसका करो। फिर लिखो क्वेश्चन PtNS3 का होल 6 Cl4, इसका करो। सर प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 78। अरे इसमें आवाज कम आ रही है यार, दोनों से भी नहीं आ रही थी, कम आ रही है। दिलवा दो, ले लो, आवाज ही नहीं आ रही इसमें।
उसी करिए इनसे काम कर दो ये मतलब हम यहाँ पे है क्या, ये होता है मतलब हम मतलब यहाँ सब पता तुम्हें देखो मिला के दे रहा हूँ। और सब चाय पानी की बात ही चल रहा है। अब आवाज आ रही है? बोलना थोड़ा हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। डन सर। हाँ, अब सही आवाज है। डन, आसान है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप देखोगे तो सिंपल 27 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? बोलो 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो। एटॉमिक नंबर 28 और फिर क्या हो जाएगा सिंपल, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 36। यस सर। अब देखो, अब ध्यान समझना K2PtCl4 इसमें क्या होगा? बोलो। 78 प्लस 8 माइनस 2। प्लस 8 माइनस 78 प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 84 80। यहाँ पे कितना आ रहा है? 30 प्लस कितना हो रहा है 12। कितना हो रहा है यहाँ पे देखना, गड़बड़ नहीं हो गया कुछ भी? अरे मैंने गड़बड़ लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। ये यहाँ पे Cl2 अंदर नहीं, एक्चुअली वैसे भी टेट्राहेड्रल ही बना, स्क्वायर प्लेनरी बनाते, जिंक के Hg के क्या बनाते, स्क्वायर प्लेनरी कॉम्प्लेक्स बनाए। देखो यहाँ पे क्या होगा सिंपल, Cl2 क्या बनेगा 36 30 प्लस 30 प्लस 8 माइनस 2 8 माइनस 2 36। यहाँ पे क्या होगा, ये भी गड़बड़ लग गया, यहाँ होगा तो सही कर लेना। बोलो 70 प्लस 12 माइनस 4 कितना आ रहा है 86। ऊपर ये गड़बड़ नहीं बताया कुछ भी, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। सही है सर कौन सा वाला? ऊपर वाला, ऊपर वाला कौन सा? ये K2PtCl, अच्छा PtCl4 लिख दिया वैसे। यहाँ पे क्या होगा बताओ? 86 86, वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ यहीं पे ध्यान समझना, एक रूल है, जैसे हम बात करते हैं बोलते हैं सिडविक रूल। लिख लेना इसको सिंपल। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल complex compound having effective atomic number are equal to, या ऐसे लिख लो are equal to nearer noble gas।
मतलब किसके पास आ रहे हैं बोलो, नियरर नोबल गैस के पास आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होते हैं, नोबल गैस आर मोर स्टेबल, लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए होते हैं पता है, सिंपल ये एप्लीकेबल होते हैं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए, किसके लिए बोलो, बट दिस रूल या दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जैसे ध्यान समझो, यहाँ पे हम बात करें, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे NiCO4, निकालो इसका जल्दी से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, FeCO5 निकालो, CrCO6, सबका xenon कितना आएगा, 36. वेरी गुड, इसका भी 36 आएगा, इसका भी 36 आएगा, और इसका भी 36 आएगा। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे देते हैं CrCO4, इसका निकालना है, निकालो कितना आएगा, और एक दे रहा हूँ MnCO6, अब निकालो, कितना आएगा इसका, 38 to 37. 35 आएगा, इसका कितना आएगा, थर्टी फाइव आ रहा है इसका, ऐड करना है इसको एक मिनट, CR कितना है, क्रोमियम 32 आते हैं. 32 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 32, इसको 6 करो, तो यदि तुम CrCO6 करोगे तब कितना आएगा, ये कितना करना है इसको, CO6 मतलब 6 देते हो तो 6 दूनी 12, 36 ही हो जाएगा, है ना। तो यदि हम मान लो लिखते हैं CrCO यहाँ पे, एक मिनट चेंज कर लो, मैं इसको क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कराना चाहता, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो ये होगा सिंपल आपका, जैसे मान लो CO4 कर लो, कोबाल्ट ले लो, अब कितना होगा, 35. हैं 35. यार आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, बहुत कम आ रही सर 35. 35। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो, यही सिर्फ रूल बोलता है, जल्दी बोलो, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बोलो। तो ये जो जो ये शो करते हैं, कौन से कार्बोनिल को शो करते हैं, सिर्फ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं सिर्फ रूल को, ठीक है ना। तो ध्यान समझना, यहाँ पे यदि स्टेबल इसको होना है, टू गेट स्टेबल, तो इट विल ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आएगा बताना, 37. 37। तो ये क्या करेगा बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Lose करेंगे. स्टेबल, तो इट विल बी ट्राई टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताना, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करना चाह रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करना चाह रहा है। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन,
रिडक्शन रिडक्शन, और जब गेन करेगा तब रिडक्शन, और लॉस करेगा तब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे आप बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बोलो, यदि अब आप देखोगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक बात, सिंपल सी बात समझना, जैसे मान लो अब हम यदि बात करें तो CO2 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस फॉर्म में रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है बोलो, डाइमर। वो भी क्या बनता है इसका, CO2 COH, ठीक है, ये बात क्लियर। अब जैसे MnCO6 था, MnCO6 ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। तो क्या बनता है, MnCO6 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे एक नोट लिख लो तुम, इंपॉर्टेंट, ये कैसे बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो लिख लो, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ, लिगेंड क्या होना चाहिए बोलो, CO होना चाहिए, which do not have En equal to nearest noble gas, ठीक है, कैन बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा जल्दी बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब ये सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर क्या बनाएगा, डाइमर के फॉर्म में बनाएगा। क्या करेगा, डाइमराइजेशन करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, इसी को बोलते हैं सिंपल EN रूल में। और सिडविक रूल को बहुत ध्यान समझ लेना, आपसे पूछ सकता है कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो तुम कैसे बताओगे, EN रूल से आराम से देख के मेटल कार्बोनिल को देख के बता दो। तो यहाँ तक बात क्लियर सभी को, बोलो। यस अब चलो, तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें चलो, जब हम मेटल कार्बोनिल की बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, एनीबॉडी। जिन कंपाउंड में कार्बन और मेटल में बॉन्ड बना रहता है। अच्छा, उसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये कितने टाइप के होते हैं, बोलो। मोनोमेरिक, पॉलीमेरिक। और कोई, अच्छा चलो देखते हैं, समझो यहाँ पे। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एक क्वेश्चन आता है इससे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जैसे आपने सुना है रिग्नार्ड एजेंट, सुना हो, सुना है? बोलो, आपने रिग्नार्ड एजेंट सुना है ना, तो वो कहता Yes, है sir. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आपने कोरे हाउस सिंथेसिस देखा हो, एल्काइल लिथियम, सुना है, उसे भी क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। यदि आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात करोगे तो ऑर्गेनो मींस, ऐसे याद रख लो, कार्बन, ठीक है ना। तो देखो, कंपाउंड which has metal carbon bond उसे क्या बोलते हैं हम, बोलो, आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब एक बात आना, इसमें तो मैंने सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक बोल दिया, ठीक है। जैसे पता है तुम्हें, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं ना, इस पे रिसर्च बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। मतलब इस पे ये मान लो, जो लोग PhD करते हैं ना, सबसे टफ होती है, सबसे टफ PhD मानी जाती है। जैसे मान लो आपसे 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो दीजिए CH3 COO, क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक है, बोलो।
No, sir. No, sir. CH3CON CH3ONA, क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक है? मतलब सिंपल कार्बन और मेटल के No, बीच में sir. क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Na, और यहाँ भी क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Na। सॉरी गड़बड़ हो गया, ये ईथर लिखा है तुम्हारा, क्या लिखा हुआ? ईथर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा? CH3ONA। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सिंपल, जैसे हम CH3MgCl की बात करते हैं, ये कैसा है? बोलो, इसको क्या बोलते हैं? रेगनार्ड एजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक। ये कैसा होता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। अब ध्यान समझना, ये ऑर्गेनोमेटालिक जो कंपाउंड होते हैं ये जनरली आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? समझना यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है? नंबर 1 यदि हम बात करते हैं, पहला होता है आपका सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बताओ इसमें क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? थोड़ा नाम में ही पता चल रहा है। सिग्मा बॉन्ड मतलब कार्बन और मेटल के बीच में क्या होना चाहिए? बताओ। Single bond. सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ। उसे हम सिंपल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे, which has one sigma bond between metal and carbon। ठीक है, क्लियर? अब देखो, यस सर। इसी को हम बोलते सिंपल क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड। जैसे हम जनरली बात करें, जितने भी जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके? बोलो। वो आपके सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल के लिए R2CuLi लेते हैं। बताओ इस रिएजेंट को कहाँ यूज करते थे? किसी को याद है? Corehouse synthesis. वेरी गुड। आप पता कोरिहाउस सिंथेसिस याद आ रहा हो, तुमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था। तुम इस वाले मेथड से दोनों चीजें बना सकते हो, सिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बना सकते हो। बोलो, याद है? Yes, sir. अब जैसे हम और एग्जांपल देख लें यहाँ पे, AlMe3। बोलो, ये भी कैसा है? ये भी कैसा है? Organometallic. ऑर्गेनोमेटालिक। इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। अच्छा, इसको भी देखो, R4PB। इसको क्या बोलेंगे? बताओ। टेट्रा एल्काइल लेड। ये सब कैसे हैं आपके? सिग्मा बॉन्डेड। ठीक है, Me4PB, टेट्रा मिथाइल लेड। अब हम दूसरी बात करते हैं, तो पहला हो गया सिग्मा, ठीक है? दूसरी हम बात कर लेते हैं आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कौन सा? आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। किसे बोलेंगे? एनीबडी? जिसमें ionic bonds से जुड़े होंगे कार्बन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भी हम बात करें कंपाउंड विच हैज
which has ionic bond है ना between metal and carbon। ठीक है, जैसे मान लो RNA लिखें, RLI लिखें, क्या बोलेंगे इसको, बोलो सब क्या होंगे आपके, बोलो आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे मान लो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम। ठीक है, RMGX, इसको क्या बोलेंगे, बोलो इग्नाइट एजेंट। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं तीसरा, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स हम किसे बोलते हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखो यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है पाई कॉम्प्लेक्स, समझो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं इनके बीच में क्या आएगा, वो जनरली जो पाई लिगेंड होंगे ना, पाई लिगेंड वाले, उन्हें क्या बोलेंगे हम, बोलो पाई कॉम्प्लेक्स बोलो, बोलो क्या होंगे, बोलो जो पाई लिगेंड को कंटेन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कौन से, बोलो पाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो ध्यान समझो, यहाँ पे भी हम पाई कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो लिखो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंटेनिंग पाई लिगेंड are called pi complex। उसे हम क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे पाई लिगेंड की, ध्यान समझना, जो पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा उसे क्या बोलेंगे, पाई लिगेंड बोलेंगे, बोलो लिगेंड which donate पाई बॉन्ड, उसे ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल बोलो पाई लिगेंड बोलते हैं। अच्छा एक बात है, जैसे एल्कीन हो गया, ये आपकी कैसी है, पाई लिगेंड। बेंजीन हो गई, ये आपकी क्या है, बोलो पाई लिगेंड, है ना। जैसे मान लो साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया, ये भी कैसी है, बोलो ये भी आपकी सिंपल, बोलो कैसी है, पाई लिगेंड। अब देखो यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स को याद रखना, जैसे हम एक पहला एग्जांपल पढ़ते हैं पाई कॉम्प्लेक्स का, फेरोसिन। बर्गर खाए हो कभी, बोलो यस सर। तो बर्गर कैसा होता है, टेस्ट तो अच्छा आता ही है, बर्गर जैसा। बर्गर जैसा। आलू बीच में होता है और ऊपर नीचे क्या होते हैं, दो बर्गर लगे होते हैं। सेम इसी तरीके से इनका भी स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे मान लो फेरोसिन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साइक्लोपेंटाडाइन है, ठीक है, तो ये Fe+2 पड़ा है, ये पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बोलो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। जैसे अब आपको आ जाए नेक्स्ट क्रोसिन, क्रोसिन ये तो इसको बोलते हैं फेरोसिन। क्या बोलते हैं, फेरोसिन। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे सिंपल क्रोसिन की, तो क्रोसिन कैसे बोलेंगे, बस क्या लगा दो बीच में, क्रोमियम। क्रोमियम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक और होता है बेनेडोसिन, उसमें क्या आ जाएगा, बेनेडियम आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा, बेनेडियम।
तो ये आपके क्या होते हैं, सिंपल पाई कॉम्प्लेक्स होते हैं। बताओ ये बात क्लियर होगी यस सर। यस सर। सभी को अच्छे से? सर ये सीआर वाले का जो बताया था आपने, क्या क्रोसिन और एक बेनाडोसिन भी होता है जिसमें बेनेडियम होता है, बेडी+2। ये सब आपके फायदे को, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्पेशली इंजीनियरिंग में क्वेश्चन बनता है, जेई मेंस और एडवांस में, ठीक है ना। नीट में फिर भी कम ही बनेगा, एक आध चांस ही बनता है ऑर्गेनोमेटालिक से। तो आपसे पूछ जाए कौन सा इसमें सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये आपसे पूछ जाए पाई कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। यस यस चलो तो ये तुम्हारा इतना टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया। अब तुम्हारा बच क्या रहा है इसमें, अब तुम्हारा बच रहा है सिर्फ आइसोमेरिज, ठीक है, और एक सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। वैसे तुम सिनर्जिक बॉन्डिंग तो पढ़े होगे, लेकिन तुम पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा फिर भी, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और बच रहा तुम्हारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये चैप्टर हो रहा है यहीं पे समाप्त। तो बताओ आज खत्म कर दो चैप्टर को? यस सर। आज खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैंने ये छोटे छोटे 2 टॉपिक इसलिए खत्म कर दिए, इनसे इंटर रिलेटेड नहीं थे कोई भी टॉपिक, ठीक है। IUPAC बड़ा है, जैसे आपने ऑर्गेनिक में IUPAC पढ़ी थी, बोलो कितने टाइप की IUPAC होती थी, सॉरी आइसोमेरिज पढ़ी थी, कितने टाइप की होती थी? 6 टाइप्स। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितने टाइप की होती थी आपने पढ़ा था, काफी टाइप्स की थी। यहाँ भी स्ट्रक्चरल होती है और स्टीरियो भी होती है। चलो देखते हैं। सर क्वेश्चन दो। आवाज नहीं आ रही है मुझको। सर एक क्वेश्चन पूछना था। देखो यहाँ पे बेटा आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? हेडिंग डाल लो आइसोमेरिज। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो, ठीक है। फिर आइसोमेरिज को स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जो है आपकी आइसोमेरिज की, तो पहले ये समझो यहाँ पे आइसोमर्स बोलते किसे हैं, क्या समझना आपको, बोलो आइसोमर्स बोलते किसे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे यदि हम आइसोमेरिज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो जनरली 2 टाइप का होता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, और नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो में बात करें तो सिंपल आप पढ़ोगे 2 टाइप से ही होते हैं, ठीक है। कौन से? ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। सबसे पहले समझते हैं आइसोमर्स किसे बोलते हैं। याद है ऑर्गेनिक में आइसोमर्स किसे बोलते थे? एनीबॉडी कोई बता सकता है? क्या सर? ऑर्गेनिक में जो हम आइसोमर्स पढ़ते थे किसे बोलते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ऊपर जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट। सेम यहाँ भी वही चीज होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहला आइसोमर्स उसे बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात तभी इन्हें आइसोमर्स बोलेंगे। और एक ऑक्सीडेशन नंबर, और एक क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। इसका सेंट्रल मेटल एटम। जब ये चीजें कंडीशंस फॉलो होंगी तभी वो आपस में क्या होंगे? बोलो आइसोमर्स। बस सिंपल सी बात है। यदि मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया तो फिर तो आपका वैसे भी क्या नहीं रहेगा? बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं रहेगा।
समझ रहे हो ना? बोलो, यस सर। ये बात तो क्लियर ही हो रही है। अब ध्यान से समझना, ये बात तुमने बता दी। अच्छा, मैंने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ाया था तुम लोगों को? बोलो, एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे बोलते हैं? एनीबॉडी? एक से ज़्यादा डोनर साइड होते थे। वेरी गुड, एक से ज्यादा डोनर साइड होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये तो हमने सिंपल सी बातें बता दी। अब मैं जैसे बात करता हूँ यहाँ पे, ये CN और NC ये सब कैसे हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, चलो ये चीज हम क्यों ये जरूरी है यहाँ पे। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो होगी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी होगी? बोलो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहली हेडिंग डाल लो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बताओ क्या हुआ? नाम से ही पता लग रहा है, थोड़ा बहुत यदि तुम्हें, मतलब जो आपके आयंस होंगे जब आप एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालोगे, ठीक है ना, जो आपके आयंस होंगे वो क्या होंगे? बोलो, डिफरेंट मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? बोलो, जो आपको सिंपल आयंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। उसे ही क्या बोलेंगे? बोलो, उसे ही हम सिंपल बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो लिख लो यहाँ पे, इन दिस टाइप isomerism different types of ions are obtained है ना, obtained on dissolving इन वाटर। ठीक है, जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? डिफरेंट डिफरेंट आयंस मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, जैसे मान लो हम बात करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CONH3 का होल 5 Br सल्फेट। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CONH3 का होल 5 सल्फेट Br। अब यदि आप देखो इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? बोलो, CONH3 का होल 5 Br प्लस सल्फेट। यहाँ पे क्या मिलेगा? CONH3 का होल 5 सल्फेट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस Br माइनस, यही मिलेगा। बोलो, अब आपको एक बात पता चले, नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या है? वो डिफरेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नंबर ऑफ आयंस जो है आपको, सिंपल या मैं बोलूं, दोनों में आयंस क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट मिल रहा है। तो ये कैसी आइसोमेरिज्म को शो करेंगे? सिंपल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो में करेंगे। देखो ये आपको क्वेश्चन आता है, आपको नीट जेई में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उन्हीं 4 ऑप्शन में आपको इसको पहचानना होगा। इस बात को ध्यान रख लेना। जैसे एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो, और एक बात और जाना, जो अमोनिया होता है, अमोनिया हमेशा, ये नोट कर लो कहीं भी लिख लो, अमोनिया हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, कभी भी ये बाहर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बताओ ये क्या शो करेगा? सिंपल मुझे बताना, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा? बोलो, यस सर। यस सर। करेगा। वेरी गुड। क्यों?
क्योंकि आपको पता है इसके कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक जो बनेगा ये बनेगा PH3 तो PTNH3 Br Cl। यदि आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या मिलेगा, PTNH3 का, ठीक है, और Cl प्लस Br माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, सिंपल, यहाँ पे आएगा सर Cl माइनस हो जाएगा। PTNH3 Br, यदि ये मैंने यहाँ पे ये 3 अंदर होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे सिंपल प्लस प्लस Cl माइनस, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए ये भी कैसे आइसोमर्स होंगे, सिंपल आपके आयनाइजेशन आइसोमर्स हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर सभी को? यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी जो आइसोमेरिज्म देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी बोलो, लिंकेज, नाम से ही पता लग रहा है। बोलो लिंकेज मतलब सिंपल जो लिंक हो, जो बॉन्ड, जो डोनेशन ऑफ लोन पेयर होगा वो डिफरेंट साइड से होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कौन सी लिगेंड आएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म में सिंपल जनरली आपकी एम्बीडेंटेड लिगेंड आती है, ठीक है ना। मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो सिंपल लिंकेज आइसोमेरिज्म को वो शो करेगा। तो देखो लो यहाँ पे सिंपल कैसा होना चाहिए, एम्बीडेंटेड लिगेंड should be in a complex। जैसे देखो हम बात करें K4 FeCN6 और देखो यहाँ पे K4 FeNC, तो बताओ कौन से आइसोमर्स होंगे आपस में, बोलो। जो साइनाइड होता है वो कैसा लिगेंड होता है, एम्बिडियन। जो साइनाइड होता है वो कैसा लिगेंड होता है, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड। तो ये कैसा होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और सुनाओ तुम लोग, क्या हाल चाल, तुम लोग कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? भैया दिवाली की छुट्टियों को यूटिलाइज कर लेना पढ़ने में, तुम लोगों के लिए तो बहुत ही यूजफुल है। और स्पेशली इंजीनियर वाले जितने भी बच्चे हैं उनको इसलिए क्योंकि भैया उनके तो अभी जनवरी में एग्जाम ही होंगे, जेई मेंस, और तुम्हें पता है हमें रिजल्ट चाहिए उससे। यस। हाँ तो भैया एक आध दिन तो चलो ठीक है, 2-4 एक आध दिन एंजॉय कर लेना अपनी दिवाली वाले दिन, शाम को पूजा होती है एंजॉय कर लेना। भाई दूज वाले दिन चलो ठीक है, थोड़ा बहुत 2-4 घंटे एंजॉय कर लेना, बाकी टाइम पढ़ ही लेना भैया। और ये इससे अच्छा रिवीजन का मौका नहीं है, और अब इतनी छुट्टी मिलनी भी नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो। तो समझदारी इसी में है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमें लगता है इस टाइम तुम उठा लो उसको, सारा कुछ तुम चलो लेके कि 11th का रिवाइज कर लो, मुझे ऐसा लगता है, या टर्म बनकर। और जो तुम्हारा पेपर होगा ना, शायद आई थिंक दिवाली के बाद पेपर हो तुम्हारा, ठीक है, जब दिवाली के बाद तुम्हारा पेपर होगा तो टर्म वन का जो आ रहा था 12th में तुम्हारा सिलेबस जितना हो, यस सर। वो पूरा डाल दिया। इस बार हमने क्या किया है, पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है, तो इसलिए भैया थोड़ा पढ़ लेना, दोनों को बोल दिया मैंने, नीट जेईई वाला, अच्छे से। चल तो ये बात क्लियर। और बताओ कुणाल, कोई नई खबर, ताजी खबर? प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे कल। अच्छा चलो फिर मतलब टेंशन खत्म हो जाएगी है।
नहीं सर, प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। अरे तेरा खून पी रखा है तुम्हारा स्कूल वालों ने। कि स्कूल जाते हो क्या डेली? नहीं सर, जाता ही नहीं मैं। नहीं सर जाते? हमारे तो 2 बार प्री बोर्ड होते हैं एक दिन में। 2 बार प्री बोर्ड होते मतलब समझा नहीं कैसे? यस सर, पहले स्कूल में होता है, फिर घर आके दोबारा होता है ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन भी देना और भाई ये तो स्कूल वाले अति कर रखे, ऑनलाइन क्यों देना फिर तुम्हें? पता नहीं सर, एक ऐप है माई सीबीएसई गाइड ऐप, उसमें भी देना पड़ता है, और उसमें तो रिड्यूस सिलेबस का भी आता है। हैं? ये सर जो किसने सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आता है। तो तुम लोगों से तो बन जाते होंगे ना? यस सर, बन जाते हैं। यार तुम्हारे साथ तो बड़ी अति कर रखी है इसके मानी। ये तो यस बहुत, सर। ये तो मतलब ये तो मुझे फंडा क्लियर नहीं हुआ कि भाई आप जब एक या तो स्कूल ले लो या ऐप पे ले लो, ऑनलाइन ही ले लो, बच्चे का टाइम बचे। सर या तो दोनों ऑनलाइन या दोनों ऑफलाइन। हाँ, अब क्या यार तुम लोगों की बाकी ये मान लो बहुत लगी पड़ी है। एक्चुअली क्या स्कूल वालों को ये लग रहा है ना कहीं स्कूल बंद हो गए तो? क्या लगता है तुम लोगों को? अब आएगा कोरोना फिर से? सर धीरे धीरे मतलब इंडिया छोड़ के बाकी जगहों पे तो बढ़ ही रहा है तेजी से। लेकिन खतरा तो है, क्या कर सकते हैं। इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया। चलो प्रियांशु, यस सर। और सुनाओ तुम बड़ा शांत शांत तो आजकल कितने घंटे पढ़ रहे हो? सर आज थोड़ी तबीयत खराब थी, ऐसे ही क्या हो बराबर। गया? तो कुछ दिन से थोड़ा फीवर हो रखा है और देखो मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, इसलिए भैया जितना बच सकते हो उतना बचो, ठीक है? यस सर, इस समय सबसे ज्यादा केसेस डेंगू के आ रहे सबसे हैं। ज्यादा डेंगू चल रहा है भैया, बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं तो डेली देख रहा हूँ ना। कल एक स्टूडेंट से बात की, फाइटर में था वो, उससे भी डेंगू हुआ था, उसकी 22,000 प्लेटलेट्स बची थी। तो भैया जितना बचो और ध्यान रखो, मच्छर वाली जगह पे जाओ ही मत, ऑल आउट जला के रखो 24 घंटे, भैया मच्छर आए भी नहीं, आसपास भी ना भटके, है ना? यस सर। बहुत ज्यादा बुरी हालत है, इस टाइम ही फैलता है ये, हमने देखा है। चलो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये कौन सी आइसोलेशन को शुरू करेगा? सर वो 3 ब्रैकेट में ही होगा। ये कैसी आइसोलेशन को शुरू करेगा? लिंकेज। लिंकेज याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इसको। अच्छा नीट के सिलेबस में ऑप्टिकल नहीं है ना? एक बार चेक करना तुम लोग, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोलेशन है नहीं शायद नीट के सिलेबस में। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रेट आइसोमेर। हाँ बोलो। NH3 3 आएगा सर वहाँ पे? ठीक है, गुस्सा नहीं करो बस। सर गुस्सा नहीं करती, हैं? गुस्सा नहीं था, प्यार से बोला था, तो इतना बुरा नहीं मानो। अच्छा अच्छा, रमीजा बोल रही हो निश्चित, सर है ना? रमीजा ही हो? सर रमीजा बोल रहे हो या दीप्ता, कौन बोल रहा है? मैं रवीजा बोल रही हूँ। हाँ रमीजा ही बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर। तो अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, बोलो? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे हम बात करें, लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान। अच्छा H2O क्या लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बोलो? और ये वाटर मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव कर सकता है ना? बोलो हाँ या ना? यस सर।
तो देखो अब सिंपल सी बात समझना, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ठीक है ना, होते हैं इसी उसी क्या बोलते हैं हम, सिंपल हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, CrH2O का होल 6 Cl3 ठीक है, फिर लिखा CrH2O का होल 5 ClH2O ठीक है। अरे Cl2H2O, CrH2O का होल 4 Cl2 ClH2O ठीक है ना, 2H2। अच्छा, ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म को शो करेंगे बताओ? डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल रहा है, बोलो। जब डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ, इसमें 0 थे, इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक भी, इसमें 2 थे, इसमें एक, इसमें 2, तो जब आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिल रहे हैं तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, बोलो? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे आयनाइजेशन। अच्छा क्या ये आयनाइजेशन भी शो करेंगे? नो सर। नहीं सर। चलो अब देखो, जैसे मान लो आयंस तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे ना। देखो जैसे मान लो आप ये आयनाइजेशन भी तो करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, सेम ही मिलेंगे। तो हाइड्रेशन टाइप ही रहेगा। हाँ, जैसे इस वाले में करेगा PtH2O का होल 4 Cl2 ठीक है, फिर आ जाए आपका PtH2O का होल थ्राइस Cl, फिर आपका हो गया सिंपल H2O, फिर आ गया PtH2O का होल ट्वाइस Cl2 और फिर आ गया आपका 2H2O। तो बताओ ये भी कैसे होंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेंगे तब तब वो कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करेगा, बोलो? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को शो करेगा। यहाँ तक तो बात आप क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। यस सर। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान समझना, ठीक है? सर अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करेंगे, बोलो? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो क्या होगा यहाँ पे होगा सिंपल, देख लो, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होंगे बताओ? यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे कटायन और एनायन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कटायन होगा एंडेट, एनायन होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना? बोथ लिख लो यहाँ पे भैया, शुड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है सिंपल, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है, या तो पार्शियल एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा या फुल कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा। लिख लेना, इन दिस पार्शियल और कंप्लीट exchange of ligand takes place। जैसे देखो हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिया COH2O का होल 6 COCl 6 - 3
ध्यान समझना यहाँ पे। देखो अब क्या हुआ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो CO, ध्यान से ना क्या क्या पोजीशन बन सकते हैं। हम CO एक बार H2 लिखा, होल 5Cl ले लें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिगेंड का एक्सचेंज करा रहे हैं, CO H2O Cl5। बोलो ये बात क्लियर? यस यस सर। अच्छा इसमें देखो एक बात बता, चार्ज तो चेंज होता रहेगा ना। बोलो यहाँ पे अब चार्ज कितना आएगा, +2 और -2। अब देखो CO H2O Cl2 CO H2O का कितने बचेंगे, ट्वाइस Cl4। बताओ ये भी आपस में कैसे होंगे, कोऑर्डिनेट। अब मान लो मैं एक और कर लेते हैं, ये बात क्लियर? तो ये आपस में कैसे हो गए, कोऑर्डिनेट। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब यदि इस पे चार्ज 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्या नहीं होगा, तब ये आपका कोऑर्डिनेशन का आइसोमेन को शो नहीं करेगा। तो मतलब इसके आगे कुछ नहीं बनेगा ना? अब इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेन को शो करेंगे। सिंपल। बस एक बात ध्यान रखना, आप पार्शियल या कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड करोगे तो सिंपल आपका कौन सा होगा, बोलो, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेन को शो करेगा। अब देखो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं बढ़िया सी। एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन भी होती है। क्या होती है, बोलो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। नेशन पोजीशन, इसमें क्या होगा, देखो तुमने वो पढ़े होंगे ब्रिजिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स, पढ़े थे? क्यों पढ़े थे, याद है यार? तो मैंने पढ़ाया नहीं था ब्रिजिंग म्यू वाले, IUPAC में लिखना सिखाया था। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज is shown by those complex when has more than one metal in a कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हमने ये लिखा, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं NH3 का होल 4 CR OH CO Cl4, ये लिख दिया हमने। अब क्या होगा, इनका आपस में लिगेंड का एक्सचेंज होगा। एक लिगेंड यहाँ ले आओ, NH3 का होल थ्राइस Cl Cr OH OH CO, अरे यार और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल Cl3 NH3। कैसे होंगे ये आपस में, बोलो? आप पूरा भी एक्सचेंज कर सकते हो, सारे क्लोरीन यहाँ ले आओ, सारे अमोनिया यहाँ ले आओ, देखो ठीक है। तब इसमें क्या बोलेंगे आपस में, बोलो? मतलब इसमें तो बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ बहुत सारे। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाओ कोऑर्डिनेशन पोजीशन, आपसे नहीं पूछेगा, आप में नहीं आएगा, नीट में नहीं आ सकता है क्वेश्चन। ये आएगा किसके लिए,
एडवांस के लिए, ओके सर। ठीक है। एडवांस के लिए पूछ सकता है कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनेंगे, कितने लिंकेज आइसो, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? क्यों आर्यन, सॉरी कुणाल, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हारी सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी, क्या थी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे बोलते थे, कोई बच्चे बता सकता है? एनीबॉडी बोलो। अरेंजमेंट सेम है पर 3D स्पेस में जो डिफरेंट होता स्पेशल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। डिफरेंट होता था, उसे क्या बोलते थे हम? सिंपल स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते थे। अब ध्यान से समझना, आपको मुझे क्या पढ़ा, ज्योमेट्रिकल पहले पढ़ता था, ध्यान समझना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ये सबसे टिपिकल पार्ट है। ज्योमेट्रिकल तो समझ में आ जाती है, ऑप्टिकल को समझना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ध्यान से समझना। आप ऑप्टिकल को मैं जब बात करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, आप याद रख लेना। यदि आप विजुलाइज कर पाते हो बहुत अच्छे तरीके से तो आप समझ जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वही सारे रूल्स लगेंगे जो अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक्चुअल में पढ़े थे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ध्यान समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो बताओ कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं? दो, कौन कौन से ज्योमेट्री मिलती है बताओ, बोलो बा बच्चा। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर शो करता है, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता। ये वाला आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं करेगा ये वाला पता है? क्यों? 3D स्पेस में होगा। यदि हम बात करें तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, ग्रुप्स आर अपोजिट। आपको पता है जब सेम साइड, सेम ग्रुप आर सेम साइड तो सिस आइसोमर्स बोलते थे, एंड सेम ग्रुप आर अपोजिट साइड्स तो उसे क्या बोलते थे हम? सिंपल ट्रांस आइसोमर्स बोलते थे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें एक क्लास और लगेगी, एक या 1.5 क्लास में चैप्टर खत्म है ये, ठीक है। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे ये आपका क्या है, जैसे मान लो हमने मेटल लिया, ये लिगेंड है एल 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 एल, ये हो गया एन प्लस माइनस, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अभी मैं जो बात करने वाला हूं, मैं यहाँ पे जो लिगेंड मान रहा हूँ, अभी जितने भी मैं केस ले रहा हूँ वो लिगेंड है आपके सारे मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसे हैं बोलो? मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी मैं बाइडेंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्राइडेंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, टेट्राडेंटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रख लेना। अब देखो, ऐसे मान लो, एक मिनट हम पेजेस ले लें, हो गया, हैंग कर गया। एक मिनट रुको बच्चा।
सचिन सर एक बार देखना, ये हैंग कर गया यार। ये हैंग ही कर गया है पूरा, मतलब पीपीटी स्लाइड्स बढ़ाई जैसे 2 3 4 कट हो गया। नोटेशंस भी नहीं दिख रही हैं। में चल रहा है क्या? अभी चल रहा नहीं स्लाइड्स। अच्छा आ गई। अभी भी देखो काम नहीं कर रहा है। देखो जैसे मान लो हम बोल रहे थे यार, दिख रहा है सभी को स्लाइड? यस सर। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल, जैसे मान लो हमने लिगेंड सेम ले ली, Ma4 टाइप कंपाउंड ले लिया, प्लस माइनस, बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को शो करेगा? ये यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है। नहीं। हाँ हो गया। हेलो हेलो यार क्या हो गया? आवाज आ रही है? यस सर। बोलो क्या है कि ये शो करेगा नहीं करेगा? आपको पता है चारों तरफ क्या हो जाएगी, लिगेंड सेम हो जाएगी। जब सेम लिगेंड हो जाएगी तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई नहीं, तो ये क्या नहीं करेगा, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। यहाँ पे ये क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, ध्यान समझना। अब देखो ये तो हमने सिंपल बात कर ली, जैसे मान लो मैं एग्जांपल आ जाए PT NH3 का होल 4, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर? सेम ही है, नहीं करेगा। नहीं करेगा। इस तरीके मैं आपको समझ गया ना, मैं आपको मैं केस दिखा रहा हूँ, उस केस में फिट करना है अब आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया Ma3B टाइप कंपाउंड, इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे A और B कैसे हैं, दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को शो करेंगे? करेंगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, बनाओ हरी अब। हेलो यस सर। हो गया? देखो यहाँ भी क्या नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। बोलो आप कहीं भी ए बी को अरेंज करोगे तो बात तो सेम ही है ना, बोलो। तो ये भी क्या नहीं करेगा, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को शो नहीं करेगा, तो मतलब Ma3B टाइप कंपाउंड भी क्या शो नहीं करेंगे? बोलो आपका सिंपल, ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेर को शो नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान समझना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये 1 पोजीशन होगी, ये 2 पोजीशन है, मान लो ये 3 पोजीशन है और ये 4 पोजीशन है।
ध्यान समझना, यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन कौन सी होगी, सिस कौन सी होगी। जो जो ट्रांस होगी, पहले ट्रांस ले लो अपन, तो ले लेते हैं सिंपल। कोई बच्चा समझ सकता है ट्रांस कौन सी होगी, 1 और 3, और सिंपल 2 और 4। बाकी की जितनी भी पोजीशन बची होगी वो सब क्या है, सिस है। जैसे मान लो हम सिस पोजीशन की बात करें, 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, चाहे 3 4 हो, चाहे 4 1 हो, या 1 4 हो। बताओ, ये आपकी क्या हुई, सारी की सारी पोजीशंस आपकी सिस की होगी। ये बात क्लियर। यस सर। जैसे 2 मान 3 लो, 4 1 कैसे हो गए? कैसे 2 3 और 4 1? 2 3, और ये भी बेटा, ये भी सेम साइड है ना, आप देखो ना इस तरीके से, पास सेम साइड ही तो है। आप चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये तो रेगुलर है ना, स्क्वायर प्लेन का कॉम्प्लेक्स है। आप किसी भी साइड ले लो, सारी पोजीशन से सेम साइड सेम ग्रुप, सेम साइड सेम ग्रुप से। ओके। जैसे मान लो आपको ये एक क्वेश्चन मिल रहा है, Ma2B2 टाइप कंपाउंड बनाओ। इसमें यदि बने ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। टू। कितना, 2 आ रहा है, वेरी गुड। देखो दो एम ए, जब ए और ए क्या होगा आपका सेम साइड, या बी और बी सेम साइड, तब क्या होगा सिस। और जब सिंपल आपका अपोजिट साइड होगा तब क्या होगा, ट्रांस। अब देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन है PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। हाँ स्लाइड दिखा देना। लाइस्ट, ओके, डन। वेरी गुड। हो गया, 2 ही बनेंगे इसमें भी। जैसे और क्वेश्चन लिखो, इसके बनाओ Ma2BC टाइप कंपाउंड, कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल, बनाओ हरी अप।
हो गया? बोलो। आकाश, कुणाल, सर सौमिल, 2 आ रहे हैं। 2 ही आएंगे और कोई पोजीशन बनेगी भी नहीं। जैसे मान लो आप ये ले लो, जब सेम साइड ए हो जाएंगे तब क्या हो जाएंगे बोलो? सिस हो जाएगा। और एक बार जब अपोजिट ले लो, तो ये सोचना पड़ेगा। ये तो याद रख लो, सीधी सीधी मैं तो बात बोलती हूँ, ये तो याद रख लो। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो कितने बनेंगे आपके? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अच्छा, एक बात समझना यहाँ पे, सिंपल सा, ये मैंने 2 बता दिए। अब यदि हम बात करें, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया, सेम क्वेश्चन, पीटी Cl2 Bri, बताओ कितने बनेंगे? इसके भी 2 बनेंगे ना। सीधा सीधा, कुछ मत देखो, बस कंपैरिजन करो। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। इसके बनाओ तुम लोग ज्योमेट्रिकल खुद से। एम ए बी सी डी, इसके ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। तो इसमें 6 ट्रांस कैसे एक्सक्यूट होगा? तो 3।
हो गया? पूरी कर दी कैस्टर से। कितने बनेंगे? इंडिया के तो दुनिया के स्तर से बहुत बड़े कैस्टर। 3। 3 क्यों बनेंगे? 4 बनने चाहिए। 4 तो 3 बनेंगे, 3 ही बनेंगे। देखो देखते हैं। ए बी को सेम साइड रख दो, एक ये बनेगा, और फिर ए और बी को क्या रख दो? अपोजिट साइड रख दो। बोलो, 2 हो गए। फिर सिंपल, अब क्या हो गया? देखो यहाँ पे ए और डी नहीं हुआ अभी अपोजिट साइड, ए और डी को अपोजिट और कर दो, ये 3 बनेंगे। सर ये स्ट्रक्चर सिस ट्रांस कैसे हुए? बेटा एस से शॉर्ट, मैं बेटा हम 2 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में। कैसे? 2 ग्रुप को, जैसे हमने 2 को फिक्स कर लिया, ए और बी को जैसे फिक्स कर लिया। पहली बात तो हम यदि हम बात करें तो सिस ट्रांस यहाँ पे हम नहीं बोलते इतने अच्छे से, ठीक है ना। यदि आपको याद हो, हम यहाँ भी एक अलग नाम देते हैं, लेकिन अपने को पढ़ने नहीं है वो नाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 2 ग्रुप पर ही सेम रखो। जैसे मान लो मैंने ए और बी को फिक्स कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में बना? ए और बी के रिस्पेक्ट में बनाया। जब ए और बी सेम साइड बोला तो क्या बोल दिया? सिस बोल दिया। और जब अपोजिट साइड बोला तो क्या बोला? ट्रांस बोल दिया। यस। इस तरीके से हम बोल रहे हैं। एक में ए और डी सेम साइड में है। क्या? इसमें कॉस आई समझने में कि इसमें ए और बी सेम साइड है। अच्छा, किसमें वाले में हो रहे हैं ए और बी सेम साइड? ये लेकिन देखो बेटा, एक चीज, अरेंजमेंट सब में डिफरेंट है। देखो आपका पहले हमने ए को फिक्स कर दिया, एक बार ए और बी को आमने सामने रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? ए और बी को अपोजिट रख दिया। फिर हमने ए और सी को अपोजिट रख दिया। फिर हमने ए और डी को अपोजिट रख दिया। फिर हमने देखा ही नहीं, आप देख लो ये वाली रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, ए और डी वाली कहीं नहीं है। आप ये सोच रहे हो ये वाली जो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो आप, यदि सेम है तो आप देखो यहाँ पे सी, यदि आप सेम लोगो तो बी और सी क्या है? ए के सामने क्या होना चाहिए? बी, और ए के सामने क्या होना चाहिए? सी। नहीं है ना, अलग अलग है ना। सर मैं कह रहा था कि जैसे कि आपने ए और डी का अपोजिट रखा है इसमें, तो सर ऐसा बनना चाहिए इसमें ए और डी साथ में पर सेम साइड में। कैसे साथ में और सेम साइड हो? मतलब समझा नहीं। सर मतलब सेम साइड में, जैसे ए और बी आपने पहले वाले में सेम साइड रखा है, सेम साइड है। रिजल्ट कैसा है? तो जैसे ए और बी सेम साइड में। मैं समझा नहीं, फिर से बोलना एक बार। रिप्रेजेंटेशन में तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ए और बी सर वो कह रहे हैं जैसे ए और डी सेम साइड रखा है और ए और बी सेम साइड रखा है, वैसे ए और सी सेम साइड नहीं हो सकते। ए और सी सेम साइड रखा तो है, ये भी देखो। ए और डी सेम साइड रखा तो है, 2 सिचुएशन में है। तो देखो वही रिप्रेजेंटेशन है, घूम फिर के आप बना लो, इन्हीं में से रिपीट करेगा। बनाओ, तुम खुद ही बनाओ, रिपीट करेगा। आकाश समझ में आया? आ गया ना? अब देखो, यदि मैं मान लो मैंने दे दिया प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने बनेंगे इसके? 3। 3। आप देखो, मैंने आज तुम्हें सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल नहीं पढ़ाया, ठीक है। अभी मैंने बाइडेंटेड वाले केस भी नहीं लिए। जैसे मान लो हम बाइडेंटेड बोले तो जैसे मान लो हमने ये ले लिया MA2 टाइप मॉलिक्यूल। ए मतलब समझ रहे हो यहाँ पे ये कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड है। यदि आप इसमें सिंपल, यदि आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। कैसे? ए ए ए ए क्या होंगे इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? बताओ। 0 है, कहीं भी लगा लो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो। अब हाँ, यदि ए बी टाइप होगा, यहीं पे हम कैसा लेना है लिगेंड? बोलो। ऐसे मान लो हमने लिगेंड ले लिया MAB टाइप। अब क्या होगा? अब कर सकता है। जैसे देखो, ध्यान समझना, हमने क्या किया पहले केस में? A B
ये हो रहा था, सेम साइड हो गए, सिस हो गया। अब हमने क्या किया, एक को लिगेंड को पलट दिया, जस्ट मतलब क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, जैसे बी ए बी, ये क्या हो गया, ट्रांसफर। कितने बनना है इसके, 2 बनना। हम और भी केस लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी यहीं तक याद रखना, मुझे याद दिला देना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब मैं जो सिखाऊंगा तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली बताऊंगा। किसकी बताऊंगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। और सबसे लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, अच्छे से मनाओ बढ़िया से, और फोड़ो एग्जाम, और रिवीजन बहुत ध्यान रखना, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा रिवीजन का, इस बात को ध्यान रख लेंगे। सर हाँ बोलो आकाश। सर हाइड्रेट आइसोमर्स थे वो आयनाइजेशन आइसोमर्स शो करते थे। क्या क्या, सर जो हाइड्रेट आइसोमर्स थे वो आयनाइजेशन आइसोमर्स की शो कर रहे थे। बेटा वो इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि आप देखोगे तो डिफरेंट आयंस मिल रहे थे। जैसे मान लो Cl2 लिया, एक में तुमने Cl नहीं लिया, एक में एक ही क्लोराइड आयन मिल रहा था, एक में 2 मिल रहे थे। नंबर ऑफ आयंस भी, सर आपने कहा था वो शो नहीं करेंगे। कौन से वाले, हाइड्रेट आइसोमर्स मैंने पहले वाले केस में बताया था, दूसरे वाले केस में बता दे आयनाइजेशन भी शो करेंगे। सर पहले वाले में क्यों नहीं करेंगे फिर? बेटा वहाँ पे सिंपल सा, यदि तुम देखोगे तो देखो कौन से केस है, पहला वाला देखो, हम ले लेते हैं तो ध्यान से। ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सेम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या, मैंने एक केस ए भी ले लिया, समझ रहे हो। अब इसको ले लो, इसको ले लो, आपस में कैसे शो करेंगे, यहाँ पे आयंस मिलेंगे, बोलो। यस सर डिफरेंट मिलेंगे। ये चीज है। सर क्रोमियम वाले में भी तो डिफरेंट मिल रहे हैं, एक में 1 Cl मिलता है, एक में 2 Cl मिलता है। यदि नंबर ऑफ आयंस की बेसिस पे देखो तब तो वो करेगा। तो नंबर ऑफ आयंस, अगर हम टाइप ऑफ आयंस की देखें तो एक में CrH2O का और दूसरे में CrH2O 5Cl मिलता है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये आपका वो भी शो करेगा, आयनाइजेशन। यस सर। पहला वाला, यदि नंबर ऑफ आयंस से तुम देखोगे कर तो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आयंस कहाँ मिले, चार्ज, यदि चार्ज देखे कॉम्प्लेक्स पे तो अच्छा ठीक है, चार्ज की बेसिस पे हो सकता है। यहाँ पे कितना मिलेगा चार्ज, यदि तुम देखोगे तो +2 मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा, +3 मिलेगा, इस पे माइनस, इस पे कितना बनेगा, +1, तो डिफरेंट आयंस मिलेंगे, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है फिर दैट्स इट। सर इस बार के टेस्ट में ये वाला चैप्टर भी आएगा? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस बार फर्स्ट टर्म ही आएगा, ठीक है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आफ्टर दिवाली। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हैप्पी दिवाली सर।